सोचिए और अमीर बनिए। अध्याय 1। सोच की शक्ति। वह आदमी जिसने अपना रास्ता थॉमस ए एडिसन के साथ साझेदारी में सोचा। वास्तव में विचार वस्तुएं हैं और तब शक्तिशाली विचार जब संपत्ति या अन्य भौतिक वस्तुओं में उसका रूपांतरण करने के उद्देश्य हठ और तीव्र इच्छा की निश्चितता के साथ मिलाया जाता है। 30 साल से थोड़ा अधिक वर्ष पहले एडविन सी बर्न ने खोजा कि वह कितना सच है कि आदमी सच में सोचता है और अमीर बन जाता है। उनकी खोज एक ही बार नहीं आई थी। ये महान एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की एक तीव्र इच्छा के साथ धीरे धीरे आई थी। बर्न्स की इच्छा की मुख्य विशेषताओं में से ये एक है। वह निश्चित थी। वह एडिसन के साथ काम करना चाहता था, उसके लिए नहीं। ध्यान से विचार पूर्वक विवरण देखें कि किस प्रकार उसने अपनी इच्छा को वास्तविकता में रूपांतरण किया। तब आप अमीरी तक ले जाने वाले 13 सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब पहली बार उसके मन में ये इच्छा या विचार का आवेग कौंधा तो इस पर कार्यवाही करने की स्थिति में वो नहीं था। उसके रास्ते में दो बड़ी मुश्किलें थी। वह श्रीमान एडिसन को नहीं जानता था और उसके पास ऑरेंज न्यूयॉर्क जाने के लिए रेल किराए के भुगतान के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। ये परेशानियां अधिकतर आदमियों को अपनी इच्छा पूरी करने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करने के लिए काफी थी, लेकिन उसकी इच्छा साधारण नहीं थी। वह अपनी इच्छा के लिए एक रास्ता खोजने के प्रति इतना दृढ़ कि पराजित होने की बजाय उसने अंध सामान से यात्रा करने का फैसला किया। इसका मतलब यह है कि वह पूर्व ऑरेंज एक मालगाड़ी पर सवार होकर गया। उसने खुद को श्रीमान एडिसन की प्रयोगशाला में प्रस्तुत किया और घोषणा की कि वह आविष्कार के साथ व्यापार करने के लिए आया है। बर्न्स और एडिसन के बीच में पहली बैठक की बातचीत के बारे में सालों बाद श्रीमान एडिसन ने कहा, वह वहां मेरे सामने खड़ा था एक साधारण आवारा की तरह, लेकिन उसके चेहरे की अभिव्यक्ति से कुछ और, जिसने वह साधारण प्रस्तुत की कि वह उस चीज को पाने के लिए दृढ़ है जिसे पाने के लिए वह आया था। मैंने लोगों के 7 सालों का अनुभव से सीखा है कि जब एक आदमी वास्तव में इतनी गहराई से एक चीज को पाने की इच्छा करता है तो वह इसे पाने के लिए पूरे भविष्य को चक्के के एक घुमाव के दांव पर लगाने के तैयार हो जाता है और उसकी जीत सुनिश्चित होती है। मैंने उसे अवसर दिया जो उसने मांगा था, क्योंकि मैंने देखा कि उसने तब तक कार्यवाही करने का मन बना लिया था तब तक सफलता नहीं मिलती। बाद में ये साबित भी हो गया कि उससे कोई गलती की ही नहीं थी। उस अवसर पर जो कुछ भी युवा बर्न ने श्रीमान एडिसन से कहा वह उससे कहीं कम महत्वपूर्ण था और उसने सोचा था एडिसन ने कुछ ऐसा कहा था वह उस युवा का रंग रूप नहीं हो सकता जिससे वह एडिसन के कार्यालय में अपनी शुरुआत थी, क्योंकि वह निश्चित रूप से उसके खिलाफ था। वह उसकी सोच से उसके भरोसा हुआ। यदि वह बयान का महत्व इसे पढ़ने वाले व्यक्ति तक पहुंचा पाता है तो इस किताब के शेष भागों की कोई भी जरूरत नहीं होती। बर्न को अपने साक्षात्कार में एडिसन की साझेदारी नहीं मिली थी। उसे एक बहुत सी मामूली सी मजदूरी पर एडिसन के कार्यालय में काम करने का अवसर मिला था। ऐसा काम जो कि एडिसन के लिए महत्वहीन था, लेकिन बर्न्स के लिए वह सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे वह अपना व्यापारिक माल प्रदर्शित करने का अवसर दिया। उसने जब यह भावी साझेदार देखा तो महीने गुजर गए। स्पष्ट रूप से वह प्रतिष्ठित लक्ष्य को बर्न से निश्चित प्रदुष उद्देश्य के रूप में अपने दिमाग में स्थापित किया हुआ था। उसे लाने के लिए कुछ ही नहीं हुआ, लेकिन बर्न के मन में कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा था। एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की उसकी इच्छा वे लगातार तेज होती जा रही थी। मनोवैज्ञानिक ने ठीक ही कहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक बात के लिए सचमुच तैयार होता है तो वह उसकी बात आकृति से झलकने लगता है। बर्न्स एडिसन के साथ एक व्यापार साझेदारी के लिए तैयार था। उसके अलावा वह तैयार रहने पर दृढ़ था जब तक कि वह प्राप्त न कर ले जिसे वो खोज रहा था। उसने अपने आप में यह नहीं कहा था कि क्या फायदा है, मैं अपना मन बदल लूंगा और सेल्समैन की नौकरी पाने का प्रयास करूंगा, बल्कि उसने यह कहा कि यहाँ मैं एडिसन के साथ व्यापार करने आया हूँ। यदि इसमें मेरा से जीवन में लगता है तो मैं इसे अंत तक पूरा करूंगा। और उसका यही मतलब था। लोगों के पास कहने के लिए कितना अलग कहानी रहती है। अगर वे एक निश्चित उद्देश्य अपनाते और उन उद्देश्यों के साथ तब तक खड़े रहते जब तक उसके कुछ पाने के जुनून बनाने का पास समय होता। शायद युवा बन तो तब तक नहीं था, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प एक ही इच्छा के लिए खड़े रहने की, उसकी हट सभी बाधा को कुचल डालने और उसे अवसर देने की जिसकी खोज में वो कर रहा था उसकी नियति का ही हुआ था। जब अवसर आया तो बन ने उम्मीद की तुलना में एक अलग रूप में और एक अलग दिशा में प्रकट हुआ। वह अवसर की चालों में से एक था। पिछले दरवाजे में सरक कर आने की उसकी धुत आदत है। अवसर पर दुर्भाग्य और स्थायी हार के रूप में भेष बदलकर आता है।
शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग अवसर की पहचान करने में विफल रहते हैं। श्रीमान एडिसन ने अभी-अभी उस समय एडिशन टैप मशीन के नाम से जानी जाने वाली एक नई कार्यालय डिवाइस बनाई थी। उसमें सेल्समैन मशीन से उत्साहित नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि इसे बड़े प्रयास के बिना बेचा जा सकता है। बन ने अवसर देखा और ये अजीब दिखने वाली मशीन में छिपा हुआ था। चुपचाप रंग अंदर वह आया जिसमें वह किसी को भी नहीं बल्कि बन और आविष्कार को प्रभावित किया। बन जानता था कि वह एडिशन के डिडक्टिव मशीन को बेच सकता है। उसने एडिशन को इसका सुझाव दिया और वह तुरंत अवसर भी पा लिया। उसने मशीन बेची। वास्तव में उसने इतनी महत्वपूर्ण और सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने उसे देश भर में मशीन वितरित करने के लिए और बेचने का अनुबंध दिया। इस व्यापार साझेदारी का नारा बना एडिसन द्वारा बनाया गया और बंस द्वारा स्थापित किया हुआ व्यापार गठबंधन 30 से अधिक वर्षों से चल रहा था, जिसके जरिए बन ने खुद को अमीर बनाया, बल्कि उसने कुछ अनंत रूप में अधिक किया। उसे साबित कर दिया कि आप सचमुच सोचकर अमीर बन सकते हैं। मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि बन की मूल इच्छा उसके वास्तविक नकद के लायक रही। शायद इसने उसे 2 या 3 लाख डॉलर दिलाया, लेकिन वह राशि जो भी हो वह महत्वहीन बन गई जब इसकी तुलना उसके द्वारा निश्चित ज्ञान के रूप में प्राप्त की गई उस अधिक बड़ी संपत्ति से की जा सकती है कि विचार के एक अमूल्य आव के ज्ञात सिद्धांतों के अनुरूप के द्वारा उसे भौतिक प्रतिरूप में बदला जा सकता है। बर्न ने खुद को पूरी तरह से महान एडिसन के साथ एक साझेदारी में समझा। उसने खुद को एक महान अच्छे भाग्य में समझा। उसके पास आरंभ करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय ये जानने की क्षमता की वो क्या चाहता है और इच्छा के साथ वह तब तक खड़े रहने का दृढ़ संकल्प कि जब तक वास्तविकता में वो कन्वर्ट ना हो जाए। उसके पास शुरू करने के लिए पैसा नहीं था, उसके पास शिक्षा थी, लेकिन वो भी बहुत कम था। वे कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके पास पहल, विश्वास और जीवन की इच्छा थी। इस अमृत शक्तियों के साथ उसने खुद को आज तक के मानवाधिकार के साथ नंबर 1 पर व्यक्ति बनाया। अब एक अलग स्थिति में देखते हैं कि वह आदमी अध्ययन करते हुए जिसके पास धन के अनेक अमूल्य साधन हैं, लेकिन उसने उसे खो दिया क्योंकि वह लक्ष्य जिसे वो खोज रहा था मैं जिसके 3 फुट पहले ही वो रुक गया था। सोने से 3 फुट पहले विफलता के सबसे सामान्य कारणों में से एक अस्थायी के द्वारा पैदा की जाने वाली अड़चन के कारण भाग खड़े होने की आदत है। वह हर व्यक्ति कभी कभी ना कभी गलती का दोषी होता है। आर्यू डार्बी ने एक अंकल गोल्ड रश के दिनों में चढ़ बुखार से ग्रस्त हो गए थे और वे खुदाई के लिए अमीर बनने पश्चिम चले गए थे। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि पृथ्वी से निकाले गए आज तक के सोने की तुलना से अधिक सोना आदमियों के दिमाग से भी खनन किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि कुदाली और पहाड़े के काम करने के लिए वो चले गए और जाना बहुत कठिन था, लेकिन सोने की उनकी लालसा निश्चित थी। सप्ताहों के श्रम के बाद वे चमकने वाले वृक्ष की खोज के द्वारा पुरस्कृत हुए। अर्श की सतह पर लाने के लिए उन्हें मशीनरी की जरूरत थी। उन्होंने चुपचाप खदान को ढक दिया। विलियम्सबर्ग और मैरीलैंड ने अपने घर की ओर जाने वाला नक्शे कदमों को दोहराया और अपने रिश्तेदारों कुछ पड़ोसी को खोज के बारे में बताया। उन्होंने आवश्यक मशीनरी के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया, उसे भिजवा दिया। अंकल और डार्बी खदान का काम करने के लिए वापस चले गए। असक की पहली कार का खनन किया गया और उसे एक प्रयोगशाला के लिए भेज दिया गया। उसके लाभ से साबित किया कि उनके पास कोलोराडो की सबसे समृद्ध खानों में से एक थी। अशक की कुछ और कारें कर्जे की निपटा देती तब तक एक बड़ा लाभ हाथ आता। खुदाई गहरी होती गई। डार्बी और अंकल की उम्मीदें ऊपर चढ़ती गई। फिर कुछ हुआ। स्वर्ण अर्शक की वाहिनी गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के अंत तक पहुंच गए थे और सोने का कटोरा अब वह नहीं रह गया था। फिर से वे वाहिका खोदने की कोशिश करते हुए वे बेहताशा खुदाई करते रहे और पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने छोड़ देने का फैसला लिया। उन्होंने सारी मशीनरी कुछ $100 में एक कबाड़ी को बेच दी और वापस घर के लिए ट्रेन पकड़ ली। कुछ कबाड़ी बेवकूफ होते हैं, लेकिन ये नहीं था। उसने खदान को देखकर एक छोटी सी गणना करने के लिए एक खनन इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि परियोजना विफल रही है क्योंकि मालिक कमियों की लाइनों से परिचित नहीं थे। उनकी गणना में दिखाया गया कि खुदाई उस जगह से महज 3 फुट दूर पर ही होती जहां पर डार्बी ने खुदाई बंद कर दी थी। वे बिल्कुल उसी जगह पर पाई गई। कबाड़ी ने खदान के वसत से करोड़ों डॉलर कमाए क्योंकि वह हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेने के लिए पर्याप्त जानता था। अधिकांश पैसों जो कि मशीनरी में चला गया था, आर्यू डार्बी ने
अब एक बहुत ही युवा आदमी था, वह प्रयासों से प्राप्त किया था वह पैसा, उसने रिश्तेदारों पड़ोसियों के उसने विश्वास के कारण प्राप्त हुआ था। उसने हर डॉलर का भुगतान किया, हालांकि ऐसा करने में उसे लाखों साल लगे। उसे कई साल लगे। लंबे समय बाद श्रीमान डार्बी ने अपने नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली। जब उन्होंने खोज कर ली कि इच्छा के सोने से रूपांतरण किया जा सकता है, वो खोज के लिए जीवन के बीमा बेचने के लिए व्यवसाय में जाने के बाद हुई। ये याद करते हुए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सौभाग्य खो दिया, क्योंकि वह सोने से 3 फीट पहले ही रुक गया था। डार्बी को अपने चुने हुए कार्य में इस अनुभव के लाभ हुआ। खुद उसने कि वह एक सरल विधि के दायरे में सोने से 3 फुट पहले ही रुक गया था, लेकिन अब मैं कभी भी इसलिए नहीं रुकूंगा कि जब मैं लोगों को बीमा खरीदने के लिए कहता हूँ तो वे नहीं कहते हैं। डार्बी सालाना $1 लाख से अधिक का जीवन बीमा बेचने वाले 50 लोगों में से भी कम लोगों के एक छोटे समूह के सदस्यों में से एक है। वे सोने की खनन के कारोबार में अपने छोड़ देने के सीखे हुए सबक से चिपके रहने के योग्य के ऋणी हैं। किसी भी आदमी के जीवन में सफलता पाने से पहले उसे काफी अस्थायी असफलता और शायद कुछ पराजय मिलना तय है। जब पराजय एक आदमी को काबू करती है तो वह सबसे आसान और सबसे तार्किक बात उसे छोड़ देना होता है। ज्यादातर लोग बिल्कुल यही करते हैं। इस देश के अभी तक के सबसे सफल लोगों में से 500 लोगों से अधिक लोगों ने लेखक को बताया कि उनकी सबसे बड़ी सफलता उन्हें मिली हार के बिंदु से परे सिर्फ एक कदम के आगे ही मिली। विफलता, विडंबना और चालाकी एक गहरी भावना वाली एक चालबाजी है। वह सफलता पर लगभग पहुंचे हुए व्यक्ति को ठोकर मारने में बड़ा आनंद लेती है। दृढ़ता में एक 50 सेट का सबक। श्रीमान डार्बी के एक डार्क विश्वविद्यालय ने अपनी डिग्री प्राप्त करने और सोने के खनन के कारोबार में अपने अनुभव से लाभ उठाने का फैसला करने के तुरंत बाद उसके पास एक अवसर सौभाग्य उपस्थित था, जिसके सामने वह जरूरत ही नहीं थी और वह नहीं का मतलब नहीं हो। एक दोपहर में वे पुराने जमाने की चक्की में गेहूं पीसने में अपने अंकल का मदद कर रहे थे। अंकल एक बड़ा खेत संचालित करते थे, जिस पर बहुत से बटाईदार किसान रहते थे। बहुत धीरे से दरवाजा खुला और एक छोटी सी काली बच्ची पटाईदार की बेटी अंदर आई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अंकल ने ऊपर नजर घुमाए बच्चे को देखा और बुरी तरह से उसे चिल्लाकर बोले, तुम क्या चाहती हो? बच्ची ने नरमी से जवाब दिया, मेरी माँ कहती है कि उसे 50 सेंट भेज दो। "मैं- हाँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा, अंकल ने जवाब दिया। अब तुम घर भागो। हाँ अच्छा, लड़की ने जवाब दिया, लेकिन वो नहीं गई। अंकल अपने काम में लग गए और वे अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने देखने पर भी जरा भी ध्यान नहीं दिया कि वह बच्ची नहीं गई है। जब उन्होंने दोबारा देखा तो वो अभी भी वहीं खड़ी थी। तो वह चिल्लाए, मैंने तुम्हें अपने घर जाने के लिए कहा था, अब जाओ नहीं तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। छोटी लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन वे 1 इंच भी नहीं हिली। अंकल ने अनाज की बोरी, जिसे वह मील हॉपर में डालने वाले थे, पटक दी और एक डंडा उठाया और चेहरे पर कठोरता के संकेत एक अभिव्यक्ति के साथ बच्ची की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। डार्बी ने अपनी सांस रोकी और वह निश्चित था कि वह एक हत्यारा का गवाह बनने वाला था। वह जानता था कि उसके अंकल का गुस्सा तेज है। वह जानता था कि देश के इस हिस्से में काले बच्चों से गोरे लोगों की बात विरोध करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब अंकल उस जगह पहुंचे जहां वह बच्ची खड़ी थी, तो उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ा दिया और उस ऊपर उसकी आंखों में देखा। उसकी तीखी आवाज से पूरे जोर से चिल्लाई, मेरी माँ को 50 सेंट चाहिए। अंकल रुक गए। 1 मिनट के लिए उसे देखा, फिर धीरे बैरल वाला डंडा फर्श पर रख दिया, अपने हाथ के जेब में डाले और आधा डॉलर बाहर निकाल कर उसे दे दिया। बच्चे ने पैसे ले लिए और उस व्यक्ति पर से जिस पर उसने अभी अभी विजय प्राप्त की थी, अपनी आंखें बिल्कुल हटाए बिना धीरे से वापस दरवाजे की ओर चली गई। उसके पास चले जाने के बाद अंकल एक्स बॉक्स पर बैठ गए और खिड़की के बाहर आसमान के 10 मिनट से अधिक समय तक वे ताकते रहे। विस्मय से, उस भारी हार से उन्हें अभी मिली थी, वे विचार मग्न थे। श्रीमान डार्बी भी इस सोच में थे कि उनके सारे अनुभव में ये पहली बार था कि उसने किसी काले बच्चे को जानबूझकर किसी गोरे वयस्क व्यक्ति पर प्रभुत्व प्राप्त करते हुए देखा था। उसने ये कैसे किया? उसके अंकल को क्या हुआ जिसके कारण उन्होंने अपनी बर्बरता खो दी और एक भेड़ के बच्चे की तरह विनम्र बन गए? उस बच्चे ने कौन सी अजीब शक्ति इस्तेमाल की थी जिससे वे बड़े जीत दिला दी? ये और अन्य किसी भी तरह के सवाल डार्बी के मन में चिपके, लेकिन वे सालों बाद तक उन्हें मुझे ये कहानी सुनाई और उसका जवाब नहीं ढूंढ पाए थे। हैरत की बात है कि यह सामान्य अनुभव की कहानी लेखक को उसी पुरानी मील में सुनाई गई, ठीक उसी जगह जहाँ अंकल ने उसकी भारी हार मिली थी। यह हैरत की बात है, मैंने एक सदी का लगभग 1/4 भाग उस शक्ति के अध्ययन में समर्पित किया है जिसने एक अज्ञानी अनपढ़ काले बच्चे को एक बुद्धिमान
आदमी से जीतने के सक्षम बना दिया था। जैसे कि हम वहाँ पुरानी मील के खड़े थे, श्रीमान डार्बी के असामान्य विजय की कहानी दोहराई और वह पूछते हुए समाप्त किया कि आप इसके बारे में क्या कह सकते हो? कौन सी अजनबी शक्ति उस बच्ची की उपयोगी थी जिसने मेरे अंकल को पूरी तरह से हरा दिया? उनके सवाल का जवाब इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में मिल जाएगा। जवाब पूरा है, इसमें किसी भी व्यक्ति को उस शक्ति को समझने और उसे प्रयोग करने के सक्षम बनाने वाले विवरण निर्देशों में शामिल है जो छोटे बच्चे को अकस्मात मिल गए थे। अपने दिमाग को शांत रखें और आप अपने बच्चे के बचाव के लिए आगे आने वाली बिल्कुल भी अजनबी शक्ति देखेंगे। आप अगले अध्याय में इस शक्ति को एक झलक पाएंगे। कहीं न कहीं इस पुस्तक में आप एक युक्ति पाएंगे जो अपनी ग्रहणशील शक्तियों को बढ़ा देगी और आपके अपने फायदे के लिए वही प्रबल शक्ति नियंत्रण में दे देगी। इस शक्ति के बारे में जागरूकता अपने आप पहले अध्ययन में आ सकती है या बाद में अपने अध्ययन के बाद दिमाग में झूल सकती है। ये अकेले विचारों के रूप में आ सकती है, ये योजना उद्देश्य की प्रकृति के रूप में आ सकती है, ये अपने विफलता या हार के आपके अतीत के अनुभव के प्रयास में वापस में ला सकती है या कुछ सबक सत्य पर ला सकती है जिसके द्वारा आप हार के माध्यम से खोया हुआ कुछ पुनः प्राप्त कर सकते हो। श्रीमान डार्बी को उस काले बच्चे को दाराजनबी में इस्तेमाल की गई शक्ति के बारे में बताने के बाद उन्होंने तुरंत एक जीवन बीमा विक्रेता के रूप में अपने अनुभव का 3 साल को दोहराया और 30 साल को दोहराया और ईमानदारी से स्वीकार किया कि क्षेत्र में उनकी सफलता, जो कोई छोटी-मोटी नहीं है, उस सबक के कारण है जो उन्होंने बच्चे से सीखा था। श्रीमान डार्बी ने बताया, हर बार जब एक संभावित खरीदार ने खरीदे बिना मुझे विदा पाने की कोशिश की, मैंने उस बच्चे को जो पुरानी मिल के खड़ा देखा और उसकी आंखें बड़ी चुनौती से चमकती हुई और मैंने अपने आप में कहा कि मुझे ये बिक्री करनी है। मेरी की हुई सारी बिक्री का बेहतर भाग लोगों के ना कहने के बाद ही हुआ था। उन्होंने सोने से केवल 3 फुट दूर रुक जाने की अपनी गलती को एक बार फिर से याद किया। उन्होंने कहा, लेकिन वे अनुभव के शेष में एक वरदान थी। उसने मुझे जारी रखने के लिए सिखाया। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चलना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। एक सबक जिसे किसी भी चीज के सफल होने से मुझे सीखने की जरूरत थी। श्रीमान डार्बी और उसके अंकल काली बच्ची और सोने की खान की ये कहानी निसंदेह उन सैकड़ों लोगों के द्वारा पढ़ी जाएगी जो जीवन बीमा बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं और इसके लिए लेखक सुझाव को पेशकश करना चाहता है कि डार्बी हर साल $1 लाख से अधिक का जीवन बीमा बेचने की अपनी क्षमता के लिए उन 2 अनुभवों का ऋणी है। जीवन अजनबी है और अक्सर अति सूक्ष्म। सफलता और असफलता दोनों की जड़ साधारण अनुभव में होती है। श्रीमान डार्बी के अनुभव काफी सामान्य और सरल थे, फिर भी वे जीवन के उन भाग्यों का जवाब देते हैं। इसीलिए वे इतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि वे स्वयं के जीवन के लिए। उनको इन 2 नाटकीय अनुभवों के साथ लाभ हुआ क्योंकि उनका विश्लेषण किया और सिखाया, सबक प्राप्त किया। उस आदमी का क्या उसके जिसके पास न तो समय है और ना ही उसे ज्ञान की खोज है। विफलता का अध्ययन करने का सुझाव जो सफलता की ओर ले जा सकता है। हार की अक्सर सीढ़ियों का परिवर्तन करने की कला जो कहाँ और कैसे सीखने के लिए वाला है। इस किताब में उन्हीं सवालों के जवाब है जिसे लिखा गया है। इसके जवाब 13 सिद्धांतों में वर्णन कहा गया है। लेकिन याद रखें जैसे जैसे आप पढ़ते हैं सवाल का जवाब आपके जीवन के विचित्र विचार करने का कारण है। जो जवाब आप चाहते हो वह शायद आपके अपने दिमाग में किसी विचार योजना उद्देश्य के माध्यम से पाया जा सकता है जो शायद पढ़ते हुए दिमाग में खो जाता है। एक ठोस विचार ही वह सब कुछ है जो आपको सफलता हासिल करने के लिए चाहिए। इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में उपयोगी अवधारणाएं बनाने के ज्ञान संबंधित उपाय साधनों में से सबसे अच्छे और सबसे व्यवहारिक उपाय शामिल है। इससे पहले कि हम इन सिद्धांतों का वर्णन करने के लिए अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़े, हम विश्वास करते हैं कि आप ये महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने के लिए हकदार हैं। जब अमीरी आना शुरू होती है तो वह इतनी ही जल्दी आती है। ऐसी बहुत आयत है कि आप आश्चर्य करते हैं ये सभी मंदी के सालों के दौरान कहाँ छुपी हुई थी। ये एक चौंकाने वाला बयान है और अन्य सब भी इसी तरह। जब आप साधन को धारण पे ध्यान देते हैं तो अमीरी कठिन है और लंबे समय तक काम करने वाले लोगों को ही मिलती है। जब आप सोचना और अमीर बनना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि अमीरी मन की एक अवस्था है। उद्देश्य की निष्ठा के साथ बहुत थोड़ी सी बिल्कुल भी मेहनत नहीं से शुरू होती है। आप और अन्य व्यक्ति को यह जानने में रुचि लेनी चाहिए कि किस प्रकार दिमाग की व्यवस्था को
प्राप्त किया जा सकता है जो अमीरी को आकर्षित करे। मैंने 25,000 से अधिक लोगों को विश्लेषण करते हुए अनुमान में 25 साल बिता दिए, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि उस तरह के लोग अमीर कैसे बनते हैं। उस साधन के बिना वह पुस्तक नहीं मिल सकती थी। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई पर ध्यान देते हैं, अर्थात व्यापार मंदी 1929 में शुरू हुई थी और विनाश के रिकॉर्ड समय जारी रही, जब तक कि कुछ समय बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कार्यालय में प्रवेश किया। फिर मंदी शून्य से फीकी हुई शुरू हो गई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि थिएटर में एक बिजली मिस्त्री इतना धीरे धीरे रोशनी उठाता है कि उसमें एक महसूस करने से पहले अंधेरा प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही लोगों के मन में भय का जादू धीरे धीरे फीका हो जाता है और विश्वास बन जाता है। बहुत बारीकी से निरीक्षण करें, जितनी जल्दी आप इन दर्शक के सिद्धांतों पर बहुत प्राप्त करेंगे, उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए निर्देशों का आप पालन शुरू करते हैं, उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा और जिस बीच आप छुएंगे वे अपने लाभ के लिए संपत्ति में बदलना शुरू हो जाएगी। असंभव बिल्कुल भी नहीं। मानव जाति की मुख्य कमजोरियों में से एक औरत आदमी का असंभव शब्द के साथ परिचय होना है। वह उन सभी नियमों को जानता है जो काम नहीं करेंगे। वह उन सभी चीजों को मानता है और जानता है जिन्हें वह नहीं किया सकता। इस किताब में उन लोगों के बारे में लिखा गया है जिन्हें उन नियमों की तलाश है, जिन्होंने दूसरे को सफल बना दिया और जो कुछ उन नियमों के दम पर लगाए तैयार हैं। कई साल पहले मैंने एक बढ़िया शब्दकोश खरीदा था। पहली बात तो मैंने इसके साथ रहती असंभव शब्द पर जाना और उसे बड़े करीने से किताब से हटा दिया। आपके लिए ऐसा करना कोई मुखता से काम की बात नहीं होगी। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सफलता के प्रति सचेत हो जाते हैं। असफलता उन लोगों को मिलती है जो उदासीनता से खुद को बहुत ही अधिक प्राचीन मानते हैं और असफलता के प्रति जागरूक होने के लिए अनुमति देते हैं। इस पुस्तक के उद्देश्य उन लोगों को मदद करता है जिनके दिमाग में विफलता की चेतना और असफलता की चेतना में बदलने की कला को सीखने के लिए उनकी तलाश में है। कुल मिलाकर बहुत से लोगों में पाई जाने वाली एक कमजोरी स्वयं के विचार और मान्यता के द्वारा उन चीजों पर हर किसी को मानने की आदत है। कुछ लोगों जो कि इसे पढ़ेंगे और विश्वास करेंगे, कोई भी सोचकर अमीर नहीं बन सकता। वे अमीरी के दृष्टिकोण से नहीं सोच सकता, क्योंकि उनकी सोचने की आदत गरीबी, अभाव, दुख, विफलता और हार से भरी हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण लोग एक प्रमुख चीनी की याद दिलाते हैं जो अमेरिकी बीमारियों से शिक्षित होने के बाद अमेरिका आया और उसने शिकागो विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। एक दिन राष्ट्रपति हॉपर एक युवा ओरिएंटल में परिसर में मिले। कुछ मिनट के बाद बातचीत करने के लिए वो रुके और पूछा कि अमेरिकी लोगों को कौन सी सबसे ज्यादा ध्यान दिए जाने लायक विशेषता से उसे प्रभावित किया था और क्यों। आश्चर्यचकित चीनी बोला, आपकी आंखों का अजीब तिरछापन। आपकी आंखें तिरछी नहीं हैं। हम चीनियों के बारे में क्या कहते हैं, हम उन पर विश्वास करने से मना कर देते हैं जो हमें समझ में नहीं आती। हम महत्वपूर्ण विश्वास करते हैं। हमारी अपनी सीमाएं निश्चित उचित माप पे है। निश्चित ही अन्य लोगों की आंखें तिरछी नहीं होती, क्योंकि वे वैसी नहीं है जैसी हमारी है। लाखों लोग हेनरी फोर्ड की उपलब्धियों को देखते हैं, उनके पहुंच पाने के बाद उनकी अच्छी किस्मत, भाग्य और प्रतिभा, जो कुछ भी उनके पास है, फोर्ड के भाग्य के लिए जिम्मेदार मानते हैं, जिसके कारण उसे ईर्ष्या भी करते हैं। शायद वे हर 1000 में से एक व्यक्ति फोर्ड का सफलता का राज जानता है, और जो जानता है वो उसकी सफलता के कारण उसके बारे में बात करने के लिए बहुत सारे और संकोची बात है। एक एकल व्यापार इस राज को पूरी तरह से विचलित कर देता है। कुछ साल पहले फोर्ड ने अपना आज का मशहूर V8 मोटर का उत्पादन करने का फैसला किया था। उन्होंने एक ब्लॉक में पूरे 8 सिलेंडरों वाले एक इंजन का निर्माण करना चुना और इंजीनियरों को एक इंजन का एक डिवाइस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। डिवाइस को कागज पर रख दिया गया, लेकिन इंजीनियरों ने एक व्यक्ति से सहमति व्यक्त की एक टुकड़े से 8 सिलेंडरों वाले गैस इंजन ब्लॉक की ढलाई करना सामान्यतः असंभव था। फोर्ड ने कहा, किसी भी तरह इसका निर्माण करो। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन यह असंभव है। आगे बढ़ो। फोर्ड ने आज्ञा दी और काम करने लगो जब तक सफलता आपको प्राप्त ना हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय लगता है। इंजीनियर आगे बढ़े और यदि उन्होंने फोर्ड की कर्मचारी बने रहना था तो उनके पास प्रयास करने के अलावा और कोई कारण नहीं था। 6 महीने गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। अन्य 6 महीने और भी बीत गए, फिर भी कुछ नहीं है। इंजीनियरों ने आदेश को पूरा करने के लिए हर कल्पनीय योजना की कोशिश की, लेकिन लगा कि वे हो ही नहीं सकता, ये असंभव है।
वर्ष बीत गए। अंत में फोर्ड के इंजीनियर को कार्य की जांच की। फिर उन्होंने बताया कि उनके आदेशों को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं मिला। सीधे आगे बढ़ो, फोर्ड ने कहा। मैं ये चाहता हूँ कि यह पा लूंगा। वे आगे बढ़े और तब मानो जादू के एक ही झटके में एक राज ने खोद लिया। फोर्ड का दृढ़ संकल्प एक बार और जीत गया। ये कहानी सूक्ष्म ट्रिक के साथ नहीं की जा सकती, लेकिन इसका योग्य और अवश्य सही है। आप जो सोचोगे, अमीर बनने की इच्छा रखते हो, तो इसके परिणाम निकलेंगे। फोर्ड का लाखों का राज यदि आप जान सकते हो, क्योंकि बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं होगी। हेनरी फोर्ड एक सफलता है क्योंकि वह सफलता के सिद्धांतों को समझता और लागू करता है। इसमें से एक इच्छा है, कोई क्या चाहता है, क्या जानता है। जब आप पढ़ते हैं फोर्ड की इस कहानी को याद रखें और उन पंक्तियों को समझें जिसमें उसकी अद्भुत उपलब्धि के रहस्य का वर्णन किया गया है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आप उन सिद्धांतों के विशेष समूह पर अपनी उंगली रख सकते हैं जिन्होंने हेनरी फोर्ड को अमीर बना दिया था, तब आप उपलब्धियों को लगभग किसी भी व्यवसाय के बराबरी में कर सकते हैं जिसके लिए आप अनुकूल हैं। आप अपने भाग्य के मालिक हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं, क्योंकि जब हेनले के पूर्व कथित पंक्तियों में मैं अपने भाग्य का मालिक हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ लिखा था, तो उन्हें हमें सूचित करना चाहिए था कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं, क्योंकि हमारे पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्तियां हैं। उन्हें हमें बताना चाहिए था कि ईश्वर जिसमें छोटी सी पृथ्वी तैरती है, जिसमें से हम घूम रहे हैं और हमारा अस्तित्व है, कंपन की एक आश्चर्यजनक उच्च दर पर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा का एक रूप है। यह ईश्वर है, सर्वभौतिक सत्ता के एक रूप में भरा हुआ है, जो खुद के एक विचारों को प्रकृति में सर्वथा स्थापित करती है, जिसे हम अपने मस्तिष्क के धारण करते हैं। अपने विचारों को उनके भौतिक कर्षों में परिणत करने के लिए प्राकृतिक तरीकों से प्रभावित करते हैं। यदि कभी हमें यह महान सत्य बताता है, और हमें क्यों नहीं जाने, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं। उन्हें कप्तान और पर्याप्त जोर देने में बताना चाहिए कि यह शक्ति विनाशकारी विचारों और रचनात्मक विचारों के बीच में भेद करने का कोई भी प्रयास नहीं करती। वह इसमें गरीबी के विचारों को जल्दी से भौतिक वास्तविकता में परिवर्तित करने का आग्रह करेगी, जैसा कि वह धनवान बनने के विचारों पर कार्य करने के लिए प्रभावित करेगी। जीवन में उन्हें हमें ये बताना चाहिए कि हमारा दिमाग हावी होने वाले विचारों के चुंबकीय बन जाता है, जिसे हम अपने मन में रखे रहते हैं, और साधन के द्वारा कोई आदमी परिचित नहीं है। वे चुंबक हमारी तरफ शक्तियों लोगों के जीवन के परिस्थितियों को आकर्षित करती है, जो हमारे हावी होने वाले विचारों की प्रकृति के साथ घुल मिल जाती है। उनमें से हमें बताना चाहिए, इससे पहले कि हम बहुतायत में धन जमा कर सकें और हम अपने मन के धन की तीव्रता की इच्छा के चुंबकीय करना चाहिए कि हम जब तक पैसों की इच्छा ऐसे प्राप्त करने की निश्चित योजना के बनाने के लिए बाध्य न कर दे, हमें धन के प्रति सहज होना चाहिए। ये एक दार्शनिक नहीं बल्कि एक कवि होने के नाते हेनले अपने पंक्तियों के दार्शनिक अर्थ का व्याख्या करना और उन लोगों पर छोड़ते हुए और उसका अनुपालन करते हुए एक महान सच को व्याकरण रूप में बताते हुए खुद को संतुष्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा सच में स्वयं को सामने लाता है, जब तक ये अब निश्चित होने के प्रतीत होता है। इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों से हमारे आर्थिक भाग्य का महारत रहस्य है। अब हम इन सिद्धांतों से पहले जांच करने के लिए तैयार हैं। ग्रहणशीलता की भावना बनाए रखें। जैसे जैसे आप पढ़ते हैं, याद रखें कि किसी एक आदमी का आविष्कार नहीं है। सिद्धांतों को 500 से अधिक ऐसे लोगों के जीवन के अनुभव को एकत्र किया गया है। उन्होंने वास्तव में भारी मात्रा में धन जमा किया, और ऐसे लोगों ने जिन्होंने गरीबी में केवल बहुत ही कम शिक्षा के साथ जिन सिद्धांतों ने इन लोगों के लिए काम किया, आप उन्हें अपने खुद के स्थायी लाभ के लिए काम करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये करना आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ये आसान होगा। अगले अध्याय में पढ़ने से पहले ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि तथ्यात्मक जानकारी देना चाहता हूँ कि आपके पूरे वित्तीय भाग्य को आसानी से बदल सकती है। जैसा कि यह वर्णन किए गए 2 लोगों के लिए निश्चित रूप से अद्भुत अनुपात के परिवर्तन लाया है। मुझे लगता है कि ये भी आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों पुरुषों में और मेरे खुद के बीच में संबंध इस प्रकार के तथ्यों के साथ कोई स्वतंत्रता नहीं ले सकता है। यहाँ तक कि अगर ऐसा करने की मेरी कामना नहीं होती है, तो उसमें एक लगभग 25 साल से मेरे करीब व्यक्तिगत दोस्त हैं और दूसरे बेटे हैं, मेरे खुद के ही बेटे हैं। इन 2 लोगों की असामान्य सफलता, वे सफलता जो कि उदारता से अगले अध्याय में वर्णित सिद्धांतों के इन सिद्धांतों के दूर दराज शक्ति पर जोर देने के एक साधन के रूप में सही ठहराते हैं। इन व्यक्तिगत संदर्भ से अधिक मान्यता देते हैं। लगभग 15 साल पहले मैंने सलेम कॉलेज, सलेम, पश्चिमी वर्जीनिया में उद्घाटन भाषण दिया था। मैंने अगले अध्याय में वर्णित सिद्धांतों पर जोर दिया है, इतनी तीव्रता के साथ कि स्नातक वर्ग के सदस्यों में से एक निश्चित रूप से इसे विनियोजित किया और इसे खुद के दर्शन का एक हिस्सा बना लिया। वह युवक अब केवल
अपने वर्तमान प्रशासन के महत्वपूर्ण कारक है। इस पुस्तक में प्रकाश के साथ आने वाली पहले मुझे एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से अगले अध्याय के उल्लिखित सिद्धांतों के बारे में अपनी राय रखी थी। मैंने उनके पत्र को इस अध्ययन में एक परिचय के रूप में प्रकाशित करने के लिए चुना है। वह आपको आने वाले पुरस्कार का एक अनुमान देता है। मेरे प्यारे नेपोलियन, कांग्रेस के एक सदस्य के रूप में मेरी सेवा ने पुरुषों और महिलाओं की समस्याओं ने मुझे एक अंतर्दृष्टि दी है। मैं एक सुझाव की पेशकश करने के लिए लिख रहा हूँ जो हजारों योग्य लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। क्षमा याचना के साथ मुझे कहना है कि सुझाव पर यदि काम किया जा सकता है तो उसका मतलब यह होगा कि आपके लिए कई वर्षों का श्रम जिम्मेदारी, लेकिन मैं सुझाव देने के लिए उत्साहित हूँ क्योंकि मुझे उपयोगी सेवा प्रदान करने के प्रति आपका महान प्यार पता है। 1922 में जब मैं स्नातक कक्षा का एक सदस्य था, आपने सलेम कॉलेज में उद्घाटन भाषण दिया था। उन संबोधन में मेरे मन में एक विचार रोप दिया था और जो मुझे अपने राज्य के लोगों की सेवा करने का एहसास देने के लिए जिम्मेदार और मुझे भविष्य के लिए कुछ सफलता मिल सकती है, उसके लिए मैं एक बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार होगा। मेरे मन में एक सुझाव है कि आपने सलेम कॉलेज में जो संबोधित दिया था उसका संकलन सामग्री आप एक किताब में प्रस्तुत करें। उस तरह से अमेरिका के लोग के कई वर्षों के अनुभव और उन लोगों के साथ जुड़ाव उन्होंने महानता से अमेरिका की पृथ्वी पर सबसे अमीर देश बना दिया है द्वारा लाभान्वित होने का अवसर दें। मुझे ये सब इस तरह याद है ये मानो कल की ही बात हो, क्योंकि आपने उस विधि के विषय में अद्भुत वर्णन किया था जिसके द्वारा हेनरी फोर्ड बहुत थोड़ी स्कूली शिक्षा के बिना $1 के बिना किसी प्रभावशाली दोस्त के महान ऊंचाई तक पहुंचे थे। मैंने तब अपना भाषण समाप्त करने से पहले अपना मन बना लिया था कि मुझे उनके लिए एक जगह बनानी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता का सामना करना पड़ सकता है। इस साल और अगले कुछ वर्षों के भीतर हजारों युवा के स्कूली शिक्षा पूरी हो जाएगी। इसमें से हर एक की तरह व्यवहारिक प्रोत्साहन के एक संदेश की मांग करेगा, जैसे कि मैंने आपसे एक प्राप्त किया था। वे जानना चाहते होंगे कि जीवन की शुरुआत करने के लिए किधर मुड़ना है, क्या करना है। आप उन्हें बता सकते हैं क्योंकि आपने कई लोगों की इतनी सारी समस्याओं का समाधान करने में मदद की है। यदि कोई भी संभव तरीका है इसे महान सेवा प्रदान करने में आप वहन कर सकते हैं, तो क्या मैं एक सुझाव को पेश कर सकता हूँ? यदि आप इस किताब में उस किताब की खरीदर को एक ऐसे पूर्ण आत्म आविष्कार का लाभ हो सकने के क्रम में अपने व्यक्तिगत विश्लेषण चार्ट में से एक को शामिल करें, उसी तरह का संकेत करते हुए जैसा कि आपने सालों पहले एक संकेत किया था कि सफलता के रास्ते में वास्तव में क्या खड़ा है। इस तरह की एक सेवा पाठकों की उनकी गलतियां, उनके विचारों में, उनके गुणों में से एक पूर्ण चित्र के लिए किताब उपलब्ध कराने के लिए मतलब होगा कि सफलता के विफलता के बीच का अंतर। वह सेवा अमूल्य होगी। लाखों लोग इस समय निराशा के कारण एक वापसी मंचन की समस्या से दो चार हो रहे हैं। मैं अपने निजी अनुभव से कहता हूं कि जब मैं कहता हूं कि मैं जानता हूं, ये मेहनती लोग आपको अपनी समस्या बताने के अवसर और समाधान के लिए अपने सुझाव का स्वागत करेंगे। आप उन लोगों की समस्या को जानते हैं जिन्हें सब कुछ शुरुआत करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में आज ऐसे हजारों लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि असाधारण से पैसे कैसे बदल सकते हैं। जिन लोगों को इस सुनने से वित्त के बिना शुरुआत करनी है, वे अपने घाटे को संभालना, यदि कोई उनकी मदद कर सकता है तो वो केवल आप हैं। यदि आप इस पुस्तक को प्रकाशित करेंगे तो प्रेस में आई हुई आय और द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर पहली प्रति मैं खुद प्राप्त करना चाहूँगा।